साथियों जय भीम। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी और अभी हम इस मीटिंग को शुरू करने वाले हैं। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है? जय भीम सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ मिल रही है। जय भीम प्रदीप भाई। हाँ सोनू भाई, क्या हाल है? बढ़िया। जय भीम प्रदीप जी। सर जी जय भीम। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग। कैसे हैं प्रदीप भाई? मैं सोनू भाई ठीक हूँ। और बेटी कैसी पढ़ रही है? बेटी स्कूल में है। स्कूल में ही रहेगी? हाँ, वो तो भैया नोएडा। हमारे जीवन की शुरुआत ही अलगाव से शुरू होती है। जब तक हम माँ के पेट से अलग नहीं होते, हमारी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस बात का कोई मलाल मत रखो कि बच्चे दूर हैं। बच्चों पे विश्वास रखो कि वो कुछ करके आए। मेरी चलिए अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, बाद में आते रहते हैं और मीटिंग के दौरान आते रहते हैं। हम एक मीटिंग का प्रोटोकॉल बना के रखेंगे कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो लगभग सबके क्वेश्चनों को कवर करते हुए मैं आंसर दे रहा हूँ। तो इसलिए यदि किसी साथी को ऐसा लगता है कि उसको क्या पूछना है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके सवाल नोट करता हूँ। बताइए कौन कौन क्या क्या पूछना चाहता है। आज हमने 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम और श्रेष्ठा का, क्योंकि ये दोनों आसपास ही आ रहे हैं। 1 जून को श्रेष्ठा का होने वाला है और 19 और 20 मई को एसओएससी का होने वाला है। हाँ जी सर। हाँ मास्टर जी बताइए। हाँ जी, नवोदय सर। नवोदय मास्टर। हाँ सर, मैं अभी डेट जैसे आई है ना, तो मैं सोच रहा था, मैं भी ढूंढ रहा था इस पे यूट्यूब पे कि अगर किसी ने मतलब नई बुक बना दी हो किसी ने, तो ऐसा सर्च करना सर, आप भी और मैं भी देख रहे हैं। श्रेष्ठा वाली है जैसे सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से बच्चों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। एसओएससी या श्रेष्ठा? एसओएससी का जी पहले। ठीक है, तो हो सकता है जल्दी से कुछ छापते हैं। अभी तो 10 दिन में 15 दिन में डेट तो जैसे भी दी है इन्होंने, तो कोई पब्लिशर निकालेगा ही, एक बुक तो निकालेगा जब इन्होंने जो सिलेबस चेंज करा है, तो कोई ना कोई छापेगा ही उसमें। ठीक है, और बताइए। हाँ बस। और सर श्रेष्ठा का देखना सर, कोई बुक्स आई हो अगर इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो सर थोड़ा बताना है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? अजय खटानिया, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? मेरा सवाल ये था नहीं, आपकी आवाज या तो आपके जो ईयरबड्स है ना उससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है सही तरीके से। एग्जाम कब है इसके बारे में किसका एग्जाम, किस चीज का? अजय जी, अगर आप इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे ना ईयरबड्स को अपने को, तो शायद आप बेटर बोल पाएंगे। हमको आवाज नहीं मिल पा रही है, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन एसओसी के एग्जाम का, इंटरनल एग्जाम का इस बार इशू नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, उसको देख लेते हैं। दूसरा, जो बच्चा एसओसी की और श्रेष्ठ की तैयारी कर रहा है 9th और 11th दोनों के लिए, तो उनके लिए कौन सी ठीक रहेगी? ठीक है, बस ये 2 सवाल। ठीक है। प्रदीप सर, नवोदय जय भीम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नवोदय जय भीम सर जी।
हाँ सर, मैं सवाल पूछ सकता हूँ अभी? आप पूछ लेंगे सर, मैं सवाल लिख रहा हूँ मैं अभी, फिर सबके जवाब देता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी का कंप्लीट हो गया है, पिछले साथी का तो मैं पूछ लूँ सर। हाँ बताइए सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये एसओएससी की स्कीम है और अभी इन्होंने सीबीएसई से डीबीएसई किया है इन्होंने, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें जो है टोटल स्कूल कितने हैं और कितनी फीस है इसमें, और इसका सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है। हाँ, ये प्रमुख सवाल है सर। ठीक है सर। तो देखना अर्जुन प्रसाद जी मीटिंग में आ जाए। अर्जुन प्रसाद जी है क्या मीटिंग में? नहीं, ये हमारी आवाज में चल रही है। हाँ अर्चना जी बताइए। गिरीश जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर। हाँ बताइए। जय भीम सर। जय भीम सर मैं पूछा इसका पैटर्न किस टाइप से रहता है क्वेश्चनों का? हाँ पैटर्न किस टाइप रहता है? पैटर्न कुछ सवाल आते हैं। पैटर्न लिख दिया। जी सर, ठीक है। चलिए हेलो सर, मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। हाँ मेरी बात करो। मीट कर लो, प्रदीप जी बात कर। अर्जुन जी है? अर्जुन जी। हाँ सर, जब भी मीटिंग ज्वाइन करो आपका एक्सपेंस लेंगे ना, आपके बेटे का एक्सपेंस लेंगे उसमें मीटिंग में हम लोग। आइए आप प्लीज। देखना ये संगीता रो नहीं आई है, जुड़ी है क्या? ये संगीता जी है क्या जो है? संगीता और बबीता है ना? दोनों है। अच्छा सर मैं हूँ सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। ठीक है, ये बैठा है। ठीक है, आप लोग के जरूरी है। हाथ जोड़ के। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसओएससी शुरू करते हैं कि एसओएससी को लेके जो चीजें हैं वो हमको समझनी चाहिए। और हेलो, हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है, एसओएससी को लेके चीजें हमको, जब जैसे प्रदीप जी ने सवाल पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये आज के टाइम का है, क्योंकि डीबीएससी से सीबीएसई में ये चीजें आई हैं। तो क्या डीबीएससी पहले से था? तो एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी जुड़ जाता है। तो फिर इसकी हिस्ट्री पे हम थोड़ा बात करते हैं 1-2 मिनट में। और इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लें कि जो आज की मीटिंग हम कर रहे हैं, मतलब हम कॉल पे भी बात कर सकते थे, फोन पे एक एक करके, लेकिन एक आदमी को बताने में भी इतना समय लगता है और हजारों आदमियों को भी बताने में ही इतना समय लगता है, बशर्ते हम मोड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या यूज कर रहे हैं। इसलिए हमको इंफॉर्मेशन का जो मोड है ऐसा यूज करना चाहिए कि जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ना केवल वाइड सर्कुलेशन में जाए, बल्कि वो इंफॉर्मेशन हमारी जो है स्टोर भी हो जाए, ताकि हम उसको सर्च करना चाहें वो भी करें। और इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी नहीं था, मैंने भी चीजें सीखी, और सीखने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर होती है तो बहुत चीजें हम लोग सीख लेते हैं। और जब मैं थोड़ा कुछ बोलता हूँ गुस्से में या ऐसा बोलता हूँ, तो उसको बस ऐसे लें कि मुझे दर्द होता है कि जब समाज के बच्चों का एडमिशन रुकता है, या फिर वो कुछ करने के लायक हैं लेकिन उनकी लापरवाही जो है उनको खा जाती है। और साथ में जब उनके बच्चे के माँ बाप भी लापरवाह होते हैं
तो फिर और गुस्सा आता है, थोड़ा दर्द होता है। वो दर्द जो होता है उसकी वजह से गुस्सा आता है, तो उसको अन्यथा कभी ना लें। वो केवल एक हितैषी और हितचिंतक होने के नाते ऐसी व्यवहार में बातें आ सकती हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको अपने जो अधिकार हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार के साथ में स्कीम जो चल रही है हमारी, उनको जाने। और यकीन मानिए कि यदि आप जान गए तो आप अपने बच्चे को नर्सरी से लेके पीएचडी तक फ्री में या बहुत कम पैसों में करा सकते हैं। ऐसी योजनाएं हैं, और ऐसी योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रत्यक्ष व्यक्ति आपके सामने हम दिखाएंगे, जिनका बच्चा, जब हम लोग 2015 से इस मुहिम में आए राइट टू एजुकेशन वाली में, तो जिन बच्चों का एडमिशन 2015 में फर्स्ट क्लास में हुआ, और वो बच्चे फिर धीरे धीरे 8th क्लास तक वो स्कीम फ्री होती है, 8th क्लास तक पास करने के बाद फिर वो बच्चे अगली स्कीम में स्विच हुए, तो फिर 2022 में श्रेष्ठा आई आपकी, और 2021 में एसओएसई आई। तो वो एसओएसई में भी गए और श्रेष्ठा में भी गए। तो 8वीं तक भी वो फ्री में पढ़े, उसके बाद 9वीं से 12वीं तक फ्री में पढ़े। और 12वीं के बाद भी बहुत स्कीम ऐसी हैं जिसमें जो हमारे समाज के जो फाइनेंशियल जो सक्षम लोग नहीं है, उनके लिए बहुत स्कीम ऐसी हैं कि वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन और उसके बाद जो है पीएचडी भी फ्री में करा सकते हैं। उसमें ओवरसी जो स्कॉलरशिप है वो भी बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम एसओएसई पे डिस्कस कर लेते हैं। अर्जुन जी हैं क्या? ठीक है, अर्जुन जी हैं, हमारे साथी हैं, और वो अगर आप बात करेंगे तो वो साइकिल जो रिपेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हैं, और उनके बेटे ने अभी आईआईटी जो मेंस है उसका जो एग्जाम है वो निकाला, अच्छे खासे नंबर्स भी हैं। और वो बच्चा एसओएसई से इधर एंट्री किया 2022 में किया, 21 के बाद 22 में किया, और 22, 23, 24 और 25 में उसने, मतलब 21 में शायद एंट्री किया, 21 में, 22, 23, 24, 25, 21 में एंट्री किया, फर्स्ट बैच में ही हो, 9th क्लास में किया। और आज 25 में वो बच्चा एक अच्छा खासा जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके, मेंटर डेवलप करके आईआईटी जैसे फील्ड में वो बच्चा कूद रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में कूद रहा है। तो ये हमारे लिए एक मतलब एग्जाम्पल है कि हम फ्री में भी चीजें कर सकते हैं। पैसा हमको लगाना, लेकिन पैसे के बावजूद भी अगर चीजें फ्री में मिल रही हैं तो हम वो लें, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एसओएसई से पहले दिल्ली के अंदर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे, जो लगभग 18 स्कूल थे। और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का मतलब था कि उसमें वो बच्चे ही एडमिशन ले पाते थे 6th, 9th और 11th में, जो बच्चे प्योर गवर्नमेंट स्कूल से, अगर 6ठी में उसने एडमिशन लेना है तो 3rd, 4th और 5th कंपलसरी थी। मतलब 3 साल उस बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल से की हो, तभी वो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय को उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी। तो इसके कई मायने निकलते हैं, आप इसको देखेंगे तो ये बहुत पुरानी जो स्कीम थी। और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली के गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे स्कूल थे। उनमें एक बार बच्चा गया, और बच्चा जाने के बाद जो है वहां से, मतलब राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से निकला हुआ बच्चे का मतलब है कि जैसे आपका नवोदय से निकला हुआ बच्चा है, उससे भी बेटर पर्सनालिटी उस बच्चे की होती थी, मतलब मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करें हम। लेकिन नवोदय के बच्चे के ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होते हैं। उसका सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होता है, उसकी इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग बनती है बाहर रहने वाले बच्चे की, वो बहुत उसका मजबूत पक्ष होता है। लेकिन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को जब हम देखते हैं तो उनका बेटर रिजल्ट जो है हमारे बहुत पक्ष में था। लेकिन राजनीति चेंज होती है, और राजनीति चेंज होने के बाद जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इनको कुछ नया करना था, और एजुकेशन को लेके इन्होंने जो एक हड़कंप मचाया, और जो हड़कंप मचाया तो ये जो बंदर की तरह जो काम करते रहे, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि कुछ चीजें की, और कुछ चीजें करने के बाद जो है कुछ चीजें सही भी हुई और बहुत चीजें गलत भी हुई। तो उसमें क्या हुआ कि ये हम देखते हैं कि भाई राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को इन्होंने स्विच कर दिया। पहले तो इन्होंने
कई मोड में लेके आए। तो उसके बाद लास्ट मोड में इन्होंने सेटल किया कि हम अलग बोर्ड बनाएंगे। अलग बोर्ड बनाने के बाद जो है इन्होंने फिर अलग बोर्ड बनाने के लिए डीबीएससी बोर्ड बनाया। जो वो स्कूल जो है वो सीबीएसई के अंडर जो रजिस्टर्ड थे, एफिलिएटेड थे, उनको इन्होंने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करके जो है इन्होंने एक जो बोर्ड है वो डेवलप किया और डीबीएससी में उन सारे स्कूलों को जो एससीएससी हैं उनको एफिलिएटेड किया। अब वो चीजें फिर आगे बढ़ती रही और उसका एक पैटर्न जो है एग्जाम का पैटर्न लगातार बदलता ही रहा, मतलब कुछ फिक्स नहीं हो पाया। 21 से आप लगाइए 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल में उन स्कूलों का लगभग सिलेबस भी चेंज हो रहा और एग्जाम का पैटर्न भी लगभग चेंज होता रहा, मतलब स्टेबिलिटी बन नहीं पाई। अभी क्योंकि 2025 में गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद फिर वो चीजें जो है फिर से चेंज हुई और हम फिर ये देखते हैं कि उन्होंने भी फिर उसको डीबीएसई को सीबीएसई में चेंज करने का अभी एक लास्ट जो इंटीमेशन है वो हम लोगों को दिया है कि अब जो एसओएसई के जो एडमिशन होंगे वो डीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर होंगे। अब इसमें कंपेयर करना कि भाई डीबीएसई बेटर था या सीबीएसई बेटर था, तो इसमें ज्यादा कंपेयर में हमको इसलिए नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम डीबीएसई में अब जाके एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ही मतलब सुप्रीम पावर है। अब उसने सीबीएसई कर दिया तो सीबीएसई को हमको देखना है कि क्या उससे हमारा कुछ फायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि भाई निश्चित तौर पर जो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय थे वो अपने टाइम के टॉप स्कूल थे और अपने टाइम के टॉप स्कूल होने का मतलब मैंने पहले बताया कि वहां पे एंट्री करने के लिए बहुत इवन जो गवर्नमेंट नौकरी वाले लोग थे वो अपने बच्चों को 2 से 3 साल जो है उधर जो गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ाने की कंडीशन थी उसको भी वो फुलफिल करते थे। हाँ, उस समय ये यूडाइस या आधार लिंकिंग का सिस्टम नहीं था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा लेकिन नाम उसका गवर्नमेंट स्कूल में लिखा दिया। ऐसे भी हम लोगों को एग्जाम्पल अनुभव जो है ऐसे दिखाई दिए, उस समय हम लोग देखते थे। लेकिन अभी सारी चीजें जो है इंटरलिंक हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो सारी व्यवस्था भी खत्म हो गई है। अभी सारी चीजें जो है मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि काफी हद तक वो ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन हो गई है। तो अभी हम ये देख ले कि जितने भी हमारे यूपीएससी एग्जाम से लेके जितने भी चाहे एनटीए है, वो सारा का सारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी को वो रिकमेंड करते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी के सिलेबस को ही उसको एंट्रेंस एग्जाम का बेस बनाएंगे। और जो ये सीबीएसई बोर्ड का मतलब है कि एनसीईआरटी का उसमें सिलेबस चलेगा, ऐसा है। और निश्चित तौर पर हम अगर तुलना करें कि भाई राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और अब के जो एएसओसी हैं, इनमें हम तुलना कर सकते हैं। अब डीबीएसई बोर्ड को आप भूल सकते हैं, हम उसमें तुलना करने में नहीं जाना चाहिए। तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय जो है उन्हीं को अपग्रेड किया है और उनको काफी हद तक स्ट्रक्चर वाइज भी और फैकल्टी वाइज भी जो है अपग्रेड किया है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि चीजें मतलब डिग्रेड नहीं हुई हैं। एएसओसी जो है वो निश्चित तौर पर अपग्रेड होके हमारे सामने है। बोर्ड चेंज हुआ है लेकिन काफी चीजें हमको जो है वो चीजें मिलेंगी, चाहे उसमें फॉरेन लैंग्वेज को लेके जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास जो अचीवमेंट होगा वो भी हम देख सकते हैं। और क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वो तो अभी हो ही गया है, अभी स्पेशलाइजेशन को इन्होंने मर्ज नहीं किया है। ये इसको मर्ज करने वाले या नहीं करने वाले, उम्मीद है कि शायद ये 21st सेंचुरी और पीबीए को ये शायद मतलब मर्ज कर दें किसी और में, क्योंकि पहले वही था कि साइंस था और कॉमर्स था और आर्ट्स था, 3 चीजें थी। अब वो भी हैं लेकिन प्लस में पीबीए और जो है आपका 21st सेंचुरी वो भी एक अलग तरीके से आया है। और इसमें एक आर्म फोर्स प्रिपरेशनरी स्कूल भी है, वो एडिशनल है, मतलब बोर्डिंग स्कूल। तो अभी हम वेट एंड वॉच की कंडीशन में कि भाई देखते हैं कि सरकार बदली है तो काफी चीजें बदलेंगी। लेकिन कुछ गतिविधियों को हम लोग जब नोटिस में लेते हैं तो हमने ये देखा है कि जो वहां पे क्या है कि जो एसओएसई है वहां पे आपके बच्चे को 9th में ही एडमिशन देने के साथ में उसको एक मतलब एक उसकी विलिंग ले ली जाती है कि भाई आईआईटी की तरफ जाने वाले हैं या मेडिकल लाइन की तरफ जाने वाले हैं।
तो जब बच्चा 9th क्लास में अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लेता है तो फिर उसका वो चीजें छूटती हैं, लेकिन उसकी लाइन जो है एक होने के से जो है काफी चीजें उसके पक्ष में आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो 9th क्लास से ही फाउंडेशन कोर्स कराना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को मतलब कम से कम 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से आप जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए नॉर्मल है, ज्यादा ही होगा। तो इस तरीके से जो फाउंडेशन कोर्स को हम लोग बाहर से कराते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर, वो फाउंडेशन कोर्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहले जब ये SOSE आए थे लॉन्चिंग के टाइम पे, तो जो विद्या मंदिर क्लासेस हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट था दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को लगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा सही, तो फिजिक्स वाला से लास्ट टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट रहा लास्ट गवर्नमेंट का। अभी भी जो ये गवर्नमेंट आई है तो इसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है और फिजिक्स वाला के साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से हम ये मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो बेसिक जो चीजें हैं उनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है, बोर्ड में छेड़छाड़ हुआ है। तो जो आपको फाउंडेशन कोर्स को वहाँ पे तैयारी करने का मौका मिलेगा वो मिलेगा। और जो NCERT है, NCERT निश्चित तौर पर आप जब मतलब अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या फिर आप अपने केंद्रीय स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी NCERT की ही बुक आपको पढ़ने को मिलती है। अब चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से तो 8th क्लास के बाद तो कंपलसरी जो है वो NCERT बुक ही है, 8th क्लास के बाद तो हर प्राइवेट स्कूल में भी। तो NCERT को जब हम ऑल इंडिया बेस पे जो है उसको जो है कॉमन सिलेबस बना रहे हैं तो इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हमको दिखाई देती हैं। तो हमको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस बात के वो लोग गवाह हैं जिन लोगों ने 2021 में पहली बार ASOC का एग्जाम दिया और उसके बाद भी दिया और पिछले साल 2024 में भी दिया। नौकरी वाले लोग भी, गाड़ी अच्छी खासी गाड़ी रखने वाले लोग भी अपने बच्चों को इधर स्विच किए। तो उनको पता है कि चीजें अगर गवर्नमेंट लेवल पे उनको मिल जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जो वो मतलब 6-7 लाख रुपए बाहर दे के करा रहे हैं, तो वो यहाँ से लेना उसको पहला जो ऑप्शन है वो बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इस मामले में क्लियर रहें कि निश्चित तौर पर ये बहुत बेहतर चीज साबित होगी। उसके बावजूद भी हम सबका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए सारी चीजों को समझने के बाद। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चा 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा होता है, तो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है, खासतौर पे जो SC ST के समाज के जो लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति स्विच करने की नहीं है। वो क्या है कि वो जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे, हाँ ठीक है ऐसे चलती रहे, तो वो मतलब बड़े ही कंफर्टेबल जोन में जिंदगी को जीते हैं। और इसका कारण ये भी होता है कि वो कभी समस्या में फंस जाते तो समस्या से भी स्विच नहीं कर पाते, उनकी पूरी जिंदगी जो है उस समस्या में उलझ के ही रह जाती है। ऐसे ही कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां से भी स्विच नहीं कर पाते। तो स्विच ना करने की जो आदत है वो बड़ी घातक होती है। तो हमको स्विच करना सीखना चाहिए, बेटर चीजों के लिए हमको स्विच करना चाहिए। चाहे तो हमको साल में 2 बार भी स्विच करना पड़े, स्विच कर जाओ। स्विच मतलब हमको करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग नकारात्मक चीजों को या फिर डिग्रेड चीजों को छोड़ते हैं। तो इसलिए स्विच करने की जो एक आदत है खासतौर पर SC ST लोगों को जो है वो डेवलप करनी चाहिए। और इससे आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत बड़े अनुभव मिलेंगे और एक नए तरीके के तजुर्बे जो है आपके पास होंगे। जो भी सबसे ज्यादा स्विच करता है ना, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा तजुर्बे होते हैं और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा इमोशनली वो बॉन्ड नहीं रहता लोगों चीजों से, और वो बहुत प्रैक्टिकल चीजों को समझता है और मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेके जैसे बात हुई अभी, तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेके हम ये देख लें कि SOSE के एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेके SOSE 2024 तक जनवरी में इसके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं
तो जनवरी में एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फरवरी में इधर चुनाव हुए और उसके बाद गवर्नमेंट स्विच हुई, तो सारी चीजें उथल पुथल में गई। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जिन लोगों के बच्चों ने या जिन लोगों ने एसओएसई के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वो भी लिखते और बोलते नहीं है, वो भी बस वेट कर रहे हैं। तो इस पे भी एक चीज हमको ये समझने की जरूरत है कि लिखने और बोलने का बहुत फर्क पड़ता है, और इसमें लगातार हम लोगों ने कंप्लेंट इसमें रेज की, और लगातार कंप्लेंट रेज करने से क्या होता है कि जो एक कंप्लेंट रेड्रेसल जो एक मैकेनिज्म है हर डिपार्टमेंट के अंदर बनता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है, प्राइवेट में भी होता है, तो उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो यदि एक आदमी कंप्लेंट करता है तो उसका असर बहुत कम होगा, लेकिन 1000 लोग कंप्लेंट करेंगे तो पूरी जो सरकार है वो हिलती है। हम उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार अपील आप लोगों से की जाती है कि आप कंप्लेंट लिखना सीखें। जो आपके पास मोबाइल है उसमें जो ट्विटर है, उसमें जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो जीमेल है, उसको आप एज ए वेपन, एज ए हथियार यूज करें। आप इस मोबाइल से क्या कर सकते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। जब आप दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करके टैग करेंगे कि भाई देखिए दिल्ली के अंदर शिक्षा का क्या बुरा हाल है और अभी तक कोई एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, तो सारा का सारा इंटरनेशनल लेवल पे जब उसकी इमेज को जो है झटका लगता है, तो फिर इनको जो है वो कार्रवाई करनी पड़ती है। 1000 ट्वीट यदि दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर को हमने टैग कर दी, तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए वही आंख खोलने सुबह को जब उठेगा और शाम को सोएगा तो समझ जाएगा कि ये मुद्दा कितना प्रायोरिटी पे उसको रखना है। तो इसलिए साथियों, आपका बच्चा आज है एसओएसई में, कल मतलब उसका एडमिशन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है आने वाले लोगों के लिए ना बोलें। आपको इसलिए बोलना है कि वो मुद्दा भले ही आपसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा है, मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी सोसाइटी से, आपके लोगों के से वो मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको बोलना है। और इसी बात को ध्यान में रख के हम ये इन चीजों को बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं हमारे समाज की जो दिशा है और दशा है, उसको सकारात्मक जो स्थिति है उसमें पहुंचाते हैं, और इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाले टाइम में आएगा। एसओएसई के एंट्रेंस एग्जाम को डेट को लेके मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं अभी सारी चीजें आपको स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा। हमको किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमको खुद भी इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि यदि हमको इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता हो और हम अन्य 10-20 लोगों को भी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो इसलिए अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपके सारे सवालों का जवाब देते हुए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। साथियों, दिल्ली गवर्नमेंट की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, EDU-DEL जैसे टाइप करेंगे, क्योंकि मैं लगातार इसको सर्च करता हूं, तो इतना करने से ही मेरे सामने ये ऊपर वाला लिंक आ जाता है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे बाबा साहब आ चुके हैं, और ये बाबा साहब के फोटो को भी आप टच कर देंगे तो बाबा साहब आपको रास्ता दिखा देंगे। तो आप देखिए, बाबा साहब को जैसे ही मैंने टच किया तो बाबा साहब आपको जो एसओएसई है उसकी जो पेज है उस पर ला चुके हैं। और चीज़ों को हम जो है सर्च करना सीखें, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज ऑनलाइन जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस एंड अपडेट्स में, तो ये यहाँ पे है द टेंटेटिव डेट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 आर शेड्यूल्ड फॉर द 3rd वीक ऑफ मई 2025। द टेस्ट इज प्रोविजनली सेट फॉर 19 and 20 मई 2025। तो इस तरीके से इन्होंने ये यहाँ पे 19 और 20 मई को टेंटेटिव डेट में रखा है।
इसके नीचे ही हम जाएंगे। तो इसके नीचे देखिए, आप देखेंगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ब्लूप्रिंट, यानी कि यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। और ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके बीच में ये सिलेबस आ गया। तो ये सिलेबस जो है आपका यहाँ पे आ गया है, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स। और इस सिलेबस को अब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि इस सिलेबस में इन्होंने बताया है कि जो पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। और इन्होंने बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए आप दिल्ली एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका बड़ा फेलियर देखिए कि 100 क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप टोटल करिए कि 25 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो 45 हो गए। तो 45 के बाद 20 ये हो गए, यानी कि 65 हो गए। 65 के बाद 15 ये हो गए, तो यानी कि 80 हो गए। और 80 के बाद प्लस 10 हो गए। ये 90 क्वेश्चन बैठते हैं। इन्होंने टोटल कर दिया 100 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ऐसे में आपको छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को किसी भी हालत में, कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर ये लापरवाही है कि 10 क्वेश्चन को वो समझ ही नहीं रहे कि 10 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि 10 क्वेश्चन जो है कितने हमारे लिए महत्व रखते हैं। और उन्होंने जो है ये सारा कुछ जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये निकाल दिया है। तो इस मामले में तो देखो, आपको एकदम वोकल पर्सनालिटी बनना चाहिए। और उससे क्या होगा कि आप केवल अपने लिए नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि आप न जाने ऐसे कितने लोगों के लिए बोल रहे होते हैं कि जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, जो लिखना तक भी नहीं जानते। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4-5 लाइनें लिखनी होती हैं और वही लाइनें लिख के बस आपको टैग कर देना है दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर को। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे पता करूं कि भाई दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आप सीधे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं भाई, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप सीधा इससे पूछ लो गूगल से कि भाई हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यहाँ पे ले लो व्हाट इज द ट्विटर हैंडल या व्हाट इज द एक्स हैंडल ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो उसका ट्विटर हैंडल भी आ जाएगा। उस ट्विटर हैंडल पे आप जो उसको टैग कर दो। ये टेक्निकल चीजें आपको सीखनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए कि ना केवल आप अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लिया है, बल्कि व्यवस्था की नाक में दम करना सीख लिया है। और जो लोग गलत कर रहे हैं, आपने उनकी भी जो अकल ठिकाने लगाना सीख लिया है। और आपने अपने जो बेबस लोग हैं अपने समाज के, जो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, आपने उनकी आवाज बनना भी सीख लिया है। तो इसलिए जो भी साथी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जो लिख सकते हैं, जो इवन व्हाट्सएप पे भी चैटिंग वेटिंग करते हैं अपने घर परिवार में, तो वो भी इन चीजों को इजीली कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेशन है, ये केवल सेशन को आप ऐसे ना माने कि ये केवल हमारे हिस्से जुड़ा हुआ है, ये ओवरऑल हमारी कम्युनिटी के हिस्से जुड़ा हुआ जो सेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेम और आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल, उसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस को आपको समझना है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि भाई, अरे क्या इन्होंने चेंज कर दिया। अब देखिए आपके सामने फाइल खोली है। अभी यहाँ पे पहले कुछ और भी था, शायद वही था, कुछ और था। चलिए कोई नहीं, अभी ये मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के भी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। जिस बच्चे का, हाँ शायद इसमें इंग्लिश थी कुछ, देखिए इसने आज ही इसको अपग्रेड किया है। और तो आप ये देख लीजिए कि मेंटल एबिलिटी सिंपल रीजनिंग होती है, बहुत अच्छी रीजनिंग होती है। और रीजनिंग आपके बच्चों के अंदर लॉजिकल माइंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप करती है। तो आपको मैथमेटिक्स, और यदि आपके बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है तो ये समझ लीजिए कि 80 क्वेश्चन में वो बहुत कुछ खेल जाएगा। और मेंटल एबिलिटी की आप एक कहीं से भी एक अलग बुक ले लीजिए, और उसमें मेंटल एबिलिटी की बुक लेने से 100-200 रुपए की बुक आ जाएगी। तो ये 20 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बड़े हैं।
क्योंकि बहुत से बच्चे तो केवल साइंस और मैथ्स तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन जिस बच्चे ने ये मेंटल एबिलिटी भी निकाल ली तो सेक्शन ए ही नहीं दे रखा। अच्छा, सेक्शन ए इसमें से देखो गायब कर दिया इस टेबल में से, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मैंने बताया ना कि पिछले 5 साल में ये स्टेबल नहीं कर पाए हैं कि ये क्या सिलेबस लेने वाले हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हर साल चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये कितना फिक्स हो पाता है। अभी तो आप इसको मान के चलें कि 40 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आने वाले हैं। लेकिन आप अपनी इंग्लिश को भी रखें, क्योंकि जो कल मैंने ब्लूप्रिंट देखा था, जो वीडियो बनाई थी, उसमें यहाँ पे कंप्रेशन जो पैसेज वो था रीडिंग राइटिंग वाला, सीन अनसीन पैसेज वाला, वो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है पेपर कैसे आ जाएगा। अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये समस्या केवल आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये सबके बच्चों के लिए है। तो आप ये ना सोचें कि केवल आपके साथ में ये हादसा होने वाला है, ये सभी बच्चों के साथ में हादसा होगा। और जो बच्चा ज्यादा तैयारी करके जाएगा वो बच्चा नंबर मार जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इन्होंने केवल ये मैथ और साइंस और मेंटल एबिलिटी दी है तो इंग्लिश की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश भी आप अपने साथ में रखें, क्योंकि इंग्लिश भले ही उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन इंग्लिश को आप अपने साथ रखें तो निश्चित तौर पर यह है कि आपकी जो तैयारी है वो फिर से सबसे स्ट्रांग हो जाएगी। इसको भी आप देख लें, इसको भी आप डाउनलोड कर लें, हो सकता है मैं ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम मोड की बात करें कि भाई मोड क्या रहेगा इसका एग्जाम का, तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, 2 तरीके के मोड अपनाए जाते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड होगा, पेपर और पेन से इसका जो है एग्जाम होता है। OMR सीट आती है और OMR सीट में ही आपको ये चीजें भरनी होती है, जो आपके करेक्ट जो आंसर होते हैं वो भरने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आप नेगेटिव मार्किंग में इन्होंने देखिए पूरी क्लियरिटी नहीं दी हुई है, लेकिन आप इतना मान लें कि अगर ये 100 नंबर का है तो ये 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को आप इसको मान के चलें कि ये 400 नंबर का होगा। और 400 नंबर का नहीं हुआ तो आप ऐसे मान के चलें कि ये 100 नंबर का होगा। तो 1/4 स्टैंडर्ड है अभी, 1/4 नंबर जो है ये कटने का जो है नेगेटिव मार्किंग का स्टैंडर्ड है। लास्ट टाइम इन्होंने ये अपनाया था। तो आप 1/4 जो है स्टैंडर्ड लेकर चलें कि नेगेटिव मार्किंग का 1/4 स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये रहेगा, तो इसको आप देख लें। और एग्जाम का पैटर्न जो आपको ये बताया कि भाई इस तरीके से सारी चीजें रहेंगी और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एग्जाम वो आएगा। तो यदि बच्चे कुछ हिंदी मीडियम के भी रहे उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम हिंदी में भी आएगा और उसका जो क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में भी साथ में होगी। अभी SOSC को लेके मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। यदि SOSC को लेके और साथियों का कोई क्वेश्चन है तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं, तो उसके बाद जस्ट जो है श्रेष्ठा के लिए स्विच कर जाएंगे। प्रदीप सर, मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ बताइए सर। हाँ सर, इसमें क्या जब बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर मिलता है क्या? अभी तक ऐसा मिला किसी को, या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख पाए? सर मैंने बताया ना कि इन्होंने इतना घालमेल कर रखा है कि वो पेपर को अभी तक बाहर नहीं दे रहे मार्केट में। हाँ, इसमें RTI भी हम लोगों ने लगाई तो उन्होंने कह दिया कि आप उसको आके हेडक्वार्टर में आके देख लो। तो इनका प्रॉब्लम यही है कि सिलेबस कुछ और दे रहे हैं, जैसे सिलेबस अब ये दिया इन्होंने एग्जाम का, लेकिन एक्चुअल में पेपर में कुछ चीजें अलग से भी आ जा रही हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत जायज है। और मतलब UPSC जैसे एग्जाम के पेपर जो हमको मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन ये SOSC का हमको एग्जाम पेपर नहीं मिल पा रहा है। कि सर जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स होते हैं ना देश में कंडक्ट, वो सब में क्वेश्चन पेपर जो है स्टूडेंट्स को हैंड आउट कर देते हैं, तो वो बहुत इजी होता है कि भाई मैंने क्वेश्चन का आंसर किया है, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर मैंने किया इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज होती है वो। बिल्कुल सर। तो इसमें तो ये एक तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आज की मीटिंग में भी हम लोग काफी 24-25 लोग हैं जी, 27 लोग हैं। 27 लोगों ने भी कल को ट्वीट कर दिया और लोगों ने ट्वीट कर दिया, तो उसका असर पड़ता है। मेल कर देंगे हम लोग, मेल ID प्रोवाइड करा देंगे आपको, सारी चीजें मिल जाती हैं, हम लोग बस सर्च करें। हाँ सर ये भी। हाँ, तो और कोई साथी इस पे SOSC पे सवाल किसी का हो बच्चे का?
प्रदीप जी, जैसे वो कह रहे थे कि हेडक्वार्टर में आके आप देख सकते हैं, तो क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं जाने का? हाँ सर, कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इसके लिए कोशिश करता हूँ, टाइम निकाल के अपना जाता हूँ, एक दिन देखता हूँ क्या बताते हैं वो। शायद वो तो ये लगाए ना, उन्हें अलाउ करेंगे या किसी को भी इंडिविजुअल को? नहीं नहीं, अभी किसी इंडिविजुअल को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिन्होंने उनसे जवाब मांगा है उसको करेंगे। उसे ही ये जवाब, अलाउ। हाँ, जवाब मांगा मैंने 2 साल पहले, तो 2 साल पहले उनके पास से लेटर आया और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैंने उनसे अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी कि सर्टिफाइड कॉपी मुझे दो। तो उसमें मैं फर्स्ट अपील में गया नहीं, काफी चीजें बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो फर्स्ट अपील और फिर जो इधर जो है चीफ कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वहां तक चीजें जाती हैं, तब जाके सॉर्ट आउट होती हैं। तो उन्होंने राइटिंग में क्या बोला कि आपको मतलब वो कॉपी दे देंगे या फिर सिर्फ देखने के लिए देंगे? नहीं, अगर आप वहां पे जाएंगे तो जो आरटीआई एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें आप वहां से उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, ये प्रोविजन है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई वहां पे बुक देखी और कोई आपने फाइल देखी, तो उस फाइल में से आप पेज नोट कर सकते हैं कि उसमें आप कुछ चीजें आप देख सकते हैं कि मान लो कोई फाइल आपने ऑफिशियल वहां फाइल देखी, उस फाइल में से कितने पेज आपको चाहिए, आप तुरंत ही वहां पे एक एप्लीकेशन दे देंगे कि मुझे ये पेज नंबर जो है सर्टिफाइड जो है इसकी कॉपी दे दो प्रिंट आउट करके। तो वो प्रोविजन है आरटीआई एक्ट में। ठीक है, मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ सर, इस पे कलेक्टिवली काम कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। हेलो सुनील जी, आपका सुनील जी माइक अनम्यूट है आपका, पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था यहाँ पे आरटीआई के बारे में। आरटीआई के बारे में, हाँ बताइए सर। आप सभी को जय मुनिया की। आरटीआई के बारे में जैसा प्रदीप सर आपने बताया है कि 2 साल पहले के लगभग आपके पास लेटर आया था कि आप फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यदि उसमें स्पेसिफिक टाइम दिया है कि आप स्पेसिफिक टाइम में आए, तो वो टाइम खत्म होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो इसमें टाइम नहीं है तो या तो आप खुद कर सकते हैं या आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो जो भी है, जो शख्स अभी पूछ रहे थे, जो भाई पूछ रहे थे कि मैं जाऊंगा, तो वो आपसे आपका अथॉरिटी लेटर ले ले उस आरटीआई के बिहाफ पे। मैं प्रदीप जी के बिहाफ पे इसको इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ और इसका कुछ पेपर लेना चाहता हूँ। तो इसका ये तरीका होता है यहाँ पे करने का। दो तरीके से हम आरटीआई में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम जो कोई भी सीआईसी के पास या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो हम जाते हैं, या तो अपीलेंट खुद जाएगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। जब उसका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो वो उसका अथॉरिटी लेटर लेके जाएगा साथ में। वो उसको ऑथराइज करेगा कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता हूँ, या मैं चीजों को नहीं समझ पाऊंगा इतना, जो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ या इसको ऑथराइज करता हूँ अपनी तरफ से, और वो जा सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट में स्पेशल लिखा हुआ है जी। हाँ, वो कॉपी देनी पड़ेगी उसको। थैंक यू सर। और आप सुनील कुमार जी हैं और बेसिकली दिल्ली पुलिस से आप बिलोंग करते हैं, और एलएलबी, एलएलएम, और अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि ये क्या है तो मैं इनको सोशल एक्टिविस्ट ही कहता हूँ कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। भले दिल्ली पुलिस में है वो मैटर अलग है, लेकिन काफ़ी राइट्स और अवेयरनेस की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका हमको इनकी दिखाई देती है। तो सर हमारे एक तरीके से लीगल एडवाइजर की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम जय मुनिया। जय भीम जय मुनिया से विजय भाई बताइए। सर एक्चुअली क्या था, मैं ना अभी हल्द्वानी में हूँ, और ये जो आपका अभी चल रहा है, ये इसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है क्या? देखते हैं रिकॉर्ड, अभी किसी साथी ने किया है क्या नहीं किया है ये तो मुझे नहीं पता। कल मैंने जाना है दिल्ली, तो इसमें मेरे फोन में हो नहीं रहा है। और दूसरा मुझे ये पूछना था सर, जैसे 19 और 20 का टेंटेटिव डेट है ना, तो कल 9 हो जाएगी, तो उसका एक ही दिन एग्जाम होगा ना?
क्लियर नहीं है, और सेंटर कहाँ पड़ेगा उसका कब पता चलेगा इस हफ्ते में भी? हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम सेंटर कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। क्वेश्चन इसमें ये महत्वपूर्ण है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, जब हम एसओएससी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसमें 5 स्पेशलाइजेशन हमारे बीच में थे: स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। स्टेम और आपका 21st सेंचुरी, आपका ह्यूमैनिटीज, आपका पीबीए परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स और आपका आर्म फोर्स प्रिपरेशन स्कूल। और वहां पे एक लिमिट थी कि आप 5 में से मैक्सिमम 3 में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चा 3 स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और तीनों स्पेशलाइजेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, और जो भी उसको बाद में अच्छा लगे वो उसमें एडिशन ले सकता है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी बोर्ड मतलब एक ही दिन में ये 5 एंट्रेंस एग्जाम ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि वो ऐसा करता है जो उसकी बेसिक जो गाइडलाइंस हैं उसी के खिलाफ वो चला गया है, तो इसमें कम से भी कम 5 दिन की डेट तो आनी चाहिए। और 5 दिन की डेट नहीं आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो 3 दिन यानी कि 3 आपने छूट दिए हैं एक बच्चे को, तो 3 दिन की डेट आनी चाहिए। यदि हम उसको भी मान लें कि भाई उससे ज्यादा वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, 3 दिन से तो कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि एक बच्चे ने कौन कौन से के लिए अप्लाई किया है। नहीं तो अगर मान लो किया तो उसको 3 बार एग्जाम देने पड़ेंगे 3 दिन ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, 3 एंट्रेंस एग्जाम। एक जो जून को श्रेष्ठा वाला है, हमें उसकी भी तैयारी करनी है और इधर इसका 3 का भी देखना, तो वो मैं सोच रहा हूँ कैसे हम आप एकदम ये देखिए, सिलेबस वही है लगभग, ज्यादा चेंज नहीं है। मैथ और साइंस कॉमन है, बार बार उस चीज को आप एज ए मतलब उसको प्रॉब्लम की तरफ ना लें। एक ही तीर से आप 2 निशानों को साथ देंगे, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप श्रेष्ठा कराएंगे या दोनों के वो कराया ना अप्लाई, तो वही सोच रहा हूँ कि डिस्टर्ब दे जाता तो 3 दिन में इसका होगा। हाँ ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं कोई डेट जो है 1 जून को क्लैश ना ये कर दें। तो यदि ये ऐसा करते हैं तो हमको कम से भी कम 25 से 30 लोगों को इमीडिएटली वो जो नोटिस आएगा लास्ट में जो आएगा एग्जाम डेट को लेके जो क्लियरिटी आएगी, वो अगर 1 जून को कोई भी इनका एग्जाम आता है तो उसके बारे में इनको इन्फॉर्म करने के लिए कि जो देश की जो एक संस्था है एनटीए, उन्होंने जो श्रेष्ठा का एग्जाम रखा हुआ है क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्लास 11th के लिए आपको ये जो एग्जाम आप रख रहे हैं 1 जून में, इसको पोस्टपोन करिए। तो जैसे ही आप इस लेटर को लेकर वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो रिशेड्यूल करना पड़ेगा चीजों को। लेकिन आप अपने लिए बोलेंगे तो ठीक है, वहां पे भी जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको नहीं पता है कि वो श्रेष्ठा का कोई एग्जाम 1 जून को होने वाला है, बल्कि उनका एक इंटरनल सिस्टम होता है कि वो देश के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम किस तरीके से होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि श्रेष्ठा का एग्जाम और नवोदय का एग्जाम 9th क्लास का क्लैश कर जाए, कभी नहीं होता है। जो देश की जो टॉप एजेंसी है ना, वो इन बातों का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, बस आला अधिकारी बैठे हुए हैं। जब तक आप उनके कान पे जाकर चिल्लाएंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा अच्छा कुछ हो भी रहा है। अभी तो साइड आप देख लीजिए, आप दिखा रहे थे ना कि पहले वो 90 हो रहे थे टोटल, फिर उन्होंने उसको फिर 100 करके फिर दोबारा साइट अपडेट करी तुरंत अभी। अब क्या करते? हाँ हो गए क्या 100? हाँ अभी वो दिखाया ना आपने 20 का मेंटल एबिलिटी, मैथ 40 का और साइंस 40 का, उससे पहले कुछ और आ रहा है। नहीं, उससे वो चीज अलग है, वो मैं जो दिखाया वो स्टेम का दिखाया, और जो 90 जो दिखा रहा हूँ मैं ह्यूमैनिटीज वाले सिलेबस का दिखाया हूँ। तो आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हैं, तो उसको रहने दीजिए आप। अच्छा, तो सर इसका भी डेट कंफर्म नहीं है फिर, मतलब जो 1920 का बता रहे हैं ये वाली डेट कौन सी, मैं ये पूछना चाह रहा था। देखिए, ये मैंने कहा ना, इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने वही मेरे सामने है। अब वो 19 में क्या स्टेम का लेने वाले हैं या ह्यूमैनिटीज का लेने वाले हैं, ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और इसमें आपको इतना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें आपको ऐसे तैयार रहनी चाहिए कि भाई 19 तारीख को भी स्टेम का ले लेंगे तो हम स्टेम का दे देंगे, 19 तारीख को
ले लेंगे तो हम स्टैम्प उसका हमें टीच कर दे देंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमको पता लगना चाहिए एक ही दिन में जो है बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 19 तारीख को ये डेट मान के चलें कि 19 तारीख को अगर स्टैम्प का होगा हम स्टैम्प का दे देंगे। आप मुझे ये तो दोनों बताइए चीजों को ये आई कार्ड या कुछ पेपर कुछ क्या लेके जाना पड़ेगा? मान लो कि 10 दिन ही रह गए तो कुछ निकालना है प्रिंट आउट, जो हमने फॉर्म भरा वही लेके चले जाए या क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे? सही देखिए साथियों, जब भी हम कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर में मतलब कॉमन बिलोंगिंग्स होते हैं जो हमको लेके जाने होते हैं। उसमें खास तौर पे हमारा एक पेन होता है, ठीक है, जो हम उसको भूल नहीं सकते। आप एक पेन की जगह 2 पेन लेके जाएं हमेशा। नहीं मेरे कहने का ब्लैक में अंदर एंट्री करता हूँ ना विजय भाई, रुक जाओ थोड़ा सा। ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन आपको ये रखने होते हैं। अब क्योंकि आपको वहां पे एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के लिए आप ऑथराइज कैंडिडेट हैं, तो उस चीज के लिए एक तरीके से मान लीजिए कि परमिट कार्ड के लिए आपका एक होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको जो है कम से भी कम 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इनको लिंक भेज देना चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो एडमिट कार्ड आपका वहां पे डाउनलोड कर लें, आप उसको अपने साथ रखें। और तीनों एग्जाम पेपर के अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। ये बात आपको इस SOSE के जो परपेक्ष में समझने की जरूरत है कि तीनों एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होंगे, तो तीनों के एडमिट कार्ड भी अलग अलग ही डाउनलोड होंगे, एक ही लिंक से होंगे। तो इस तरीके से 3 आपके एडमिट कार्ड होंगे। एडमिट कार्ड पे ऐसा हो सकता है कि आपने न जाने कौन सा फोटो अपलोड कर दिया होगा। ऐसा होता भी है कि बच्चा आपका 8th क्लास में पढ़ रहा है और आपने फोटो जो है तब का अपलोड कर दिया कि जब आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा था। क्योंकि हम लोग तो अभी तक फोटो खिंचवाने में और फोटो का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ पाए हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए और फोटो का महत्व क्या होना चाहिए। तो इस मामले में बहुत लापरवाही हमको देखने को मिलती है। तो वो देखेगा कि यार ये 10 साल का बच्चा का फोटो है और यहाँ सामने मेरे 15 साल का बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है। और ये 4-5 साल का जो गैप होता है, ये चाइल्डहुड से सीधा बच्चा जब टीनेजर में जाता है तो पूरा का पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। तो आपको कहीं रोक ना दे, पेपर देने से ना रोक दे, तो उसमें आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपने उसके साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ एक आपका एडमिट कार्ड और आपके कम से कम 2 पेन, ये आपको 3 चीजें तो हर हालत में रखनी ही होती हैं। और जो अथॉरिटी होती है, जो भी एजेंसी होती है, वो जब भी कोई एग्जाम लेती है तो उस एडमिट कार्ड के साथ में गाइडलाइंस भी इशू करती है। उन गाइडलाइंसों को हमको फॉलो करना है, उन गाइडलाइंसों को कंप्लाइंस करना है और उन गाइडलाइंसों को ध्यान से पढ़ते हुए जो चीजें उसमें कही गई हैं वो हमको फॉलो करते हुए जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। अभी विजय भाई बताइए, क्या आपका और भी कुछ सवाल है इससे रिलेटेड? ठीक है सर, ठीक है। मतलब ये हमको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे ना, वो जो भी होगा? मेल पे नहीं करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने नोट कर रखा है SOSE का, वहीं आप लॉगिन करेंगे। अच्छा। वहीं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तीनों। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है ना आपके पास? हाँ, या भूल गए? नहीं है। अरे व्हाट्सएप पे है या घर पे लिख लिया है? नहीं, वो व्हाट्सएप पे है, नोट कर रखा है। कोई बात नहीं, आपका कल मोबाइल चोरी हो जाएगा। नहीं, मैंने नोट कर रखा है। हाँ फिर ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से हमको लेनी चाहिए कि पासवर्ड और ये जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर है ये डायरी में कहीं लिखने चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन खो देते हैं। अच्छा सर, ये जो श्रेष्ठा का वो तो 3 घंटे का है, 2 से 5। अभी उसमें आएंगे बाद में आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अभी SOSE पे अभी विजय भाई SOSE। हाँ, SOSE का भी 3 घंटे का ही होगा क्या पेपर? हाँ, SOSE का 3 घंटे का है। ठीक है, SOSE को लेके अभी हम फिनिश करें या कोई और साथी है SOSE को लेके? SOSE में हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, कोई भी चॉइस? हाँ बिल्कुल। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। और साथियों, हमको ऐसा भी समझने जरूरत है कि मतलब मेरे हित की चीज ये है, अच्छी बात है, नहीं भी है तो मतलब मेरा तो पर्सनल मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि
कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे जो भाई हैं उनकी भी सरकारी नौकरी हो, या मेरी बहन है उनके मतलब मेरे जीजा हैं उनकी भी सरकारी नौकरी हो। तो ये जो स्कीम्स हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारे जो और रिलेटिव्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और खासतौर पे अगर उस स्कीम के बारे में बात की जाए श्रेष्ठा के में, तो अगर मैं बात करूं कि मतलब वो स्कीम मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से मैंने अपने भतीजे को जो जहाँ पे एक कोटा है जो देश का नामी ग्रामी एरिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तैयारी कराने के लिए, वहां पे मैंने अपने भतीजे को भेजा, अपनी भांजी को भेजा। लेकिन मैं उनको 1-2 लाख रुपए दे भी दूं, वो मदद उनकी नहीं हो पाएगी। और ऐसा हर कोई उस स्थिति में रहता नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स को 1-2 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए देने की स्थिति में हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसलिए कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो उस परिवार की पूरी दिशा और दिशा को चेंज कर देती हैं। तो हमको इंफॉर्मेशन भी हमने उनको दे दी, और इस तरीके से अपने जो रिलेटिव्स हैं हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे चाचा का बच्चा है, या ये इस तरीके से हमारे रिलेटिव्स हैं जो फाइनेंशियली हर कोई स्ट्रांग नहीं है। तो उनके बच्चों को भी हम लोग मतलब नजर में रखें और एक डाटा अपने पास रखें। और मैं अपनी बात करूं स्पेशली, तो मेरे घर में मेरे 2 भतीजे हैं, मुझे उनकी इवन नाम की स्पेलिंग से लेके डेट ऑफ बर्थ तक सब कुछ पता होता है। और अब तो 3 भतीजे हो गए, हाँ 3 भतीजे हो गए, एक मेरी भतीजी है और मेरी एक भांजी है और 2 भांजे हैं। सबका मुझे नाम की स्पेलिंग मतलब जो होती है डॉक्यूमेंटल, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पता है, कौन बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है वो सब कुछ मुझे पता है। वो इसलिए कि फैमिली की ग्रोथ करना भी हमारी एक मतलब जिम्मेदारी है कि जब हम समाज की बातें कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, समाज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो हमारा परिवार भी उस समाज का एक हिस्सा है। तो हम कभी कभी अपने पूरे समाज को इन्फॉर्मेशन देते देते ऐसा ना हो कि हमारे ही परिवार के लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिले और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उन्हीं तक वो चीजें ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से जो सारी चीजें जो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, जो समाज के उत्थान के लिए जुड़ी होती हैं, वो हमारे परिवार का और हमारा भी उत्थान कर रही होती हैं। तो अभी हम श्रेष्ठा पे लेके चलते हैं। श्रेष्ठा अगर मैं बात करूं कि यदि ऐसी कैंडिडेट के लिए सबसे रेवोल्यूशनरी स्कीम रही है तो श्रेष्ठा रही है। और श्रेष्ठा के अपने आप में इतने मायने हैं कि इस स्कीम को हम शायद अभी तक जो केवल पढ़े लिखे लोगों की मैं बात छोड़ दूं, तो जो और लोग हैं वो इस स्कीम को, इसके महत्व को समझने की जो मेंटल स्टैंडर्ड होता है वो नहीं रखते। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो माहौल है, हमारी जो कम्युनिटी का जो माहौल है, वो इस तरीके से है कि हम लोगों ने गांव से लेके कस्बे तक और कस्बे से लेके शहर तक सफर तय किया है बस। अभी हम बड़े लेवल पे देश विदेश की जो नामी गामी संस्थाएं हैं और अपने देश से लेके विदेश की जो नामी ग्रामी संस्थाएं, उस तरफ जाने का हमने अभी सफर शुरू नहीं किया है। और एक हमारा जो समाज है वो रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है या उसका सोशल बैकग्राउंड है, वो दोनों चीजें उस पर आड़े आती हैं। सोशल बैकग्राउंड उसको डिस्क्रिमिनेशन का खतरा महसूस कराता है, और फाइनेंशियल ग्राउंड जो है उसको ज्यादा लंबे सफर तक चलने में उसको दिक्कत पैदा करता है। तो ये 2 कारण भी हमारे लिए इनको हम देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला अपने देश को छोड़ के और विदेश जाने का, तो बाबा साहब के अंदर जो चेंज आया, तो बाबा साहब का जो ग्लोबल विजन बना, उसके कारण जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अंदर एक जो है रेवोल्यूशन कर दिया। तो यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो है ग्लोबल विजन बने और उनके अंदर एक मतलब ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप हो, तो एक ही चीज हमको करनी है कि हमको हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकें। और ऐसा बार बार होगा कि वो गलती करेंगे। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसका हैंडल हिलता है, उसको चोट भी लगती है, स्वाभाविक है।
हम भी जब अपने बचपन को याद करते हैं तो हमने ये बहुत गलतियां की हैं, इस बात को हमको नकारना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं तो उनको अपने छत्र छाया में, अपनी निगरानी में उनको डिसीजन लेना सिखाएं और उस डिसीजन पर ऑब्जर्वेशन रखें। बस आप ही उसके सारे डिसीजन ले रहे हैं, इतना ना करें। तो हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए तैयार करना है। कभी कभी क्या होता है कि उस बच्चे को माहौल ही नहीं मिल पाता, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की जो सिचुएशन है उसमें नहीं आ पाता। तो इसमें एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को यदि बाहर पढ़ने के मौके मिलते हैं तो उन मौकों को हम कैश करें, इन बातों की चिंता किए बगैर कि कहीं वहां बच्चे ने कोई गलती कर दी, कहीं बच्चे से कोई गलती हो गई, कहीं बच्चा गलत राह पे चला गया। इन बातों की ज्यादा परवाह ना करें, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं कि जिनके बच्चों ने गलती करनी है, उनके बच्चों ने तब भी गलती करनी है जब वो आपके पास सो रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोबाइल उसको कौन सी दुनिया में लेके चला गया। और जिनके बच्चों ने गलती नहीं करनी, जिनके बच्चों ने पता है कि उनके पापा ने और मम्मी ने उनकी परवरिश कैसे की है और उनके मम्मी पापा उन पे कितना विश्वास करते हैं, जिनको पता है कि उनके जीवन का क्या गोल है, उस बच्चे को आप कहीं भी छोड़ दो, वो भटकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट बच्चों को तैयार करना है। छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं, हर उम्र का एक दौर आता है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हमको जो है संभालने का एक एज ए पेरेंटिंग हमको होनी चाहिए। बच्चों की गलतियों को माफ करने का जो हमारा जो पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए और उनको सही राह दिखाते रहने चाहिए। तो श्रेष्ठा एक ऐसी स्कीम है जो हमको बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। देश के अंदर जो टॉपेस्ट है जो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें अगर हम बात करें डीपीएस अपने एक ब्रांड है, डीपीएस की हम बात करें तो डीपीएस का सालाना बोर्डिंग स्कूल का जो खर्चा है वो लगभग 4 से 5 लाख। तो जब 4 से 5 लाख रुपए जाता है तो अब मान लीजिए कि मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं 50,000 रुपए पर मंथ अपने एक बच्चे पे खर्च कर दूंगा, भले ही मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हो, उससे कोई ज्यादा चीजें मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। और हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जब हमने इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। अगर मैं इस बात को कहूं कि भाई 2022 में ये स्कीम आई और 2022 में सबसे पहले इस स्कीम को मैंने समझा और इस पर सबसे ज्यादा बोला, तो उसका फायदा जब हमारे समाज के बच्चों को मिला, लोगों को मिला, तो हमने देखा कि एक जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा पा रहा है। तो मतलब मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई कि मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेज सकता क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझको ऑलरेडी सक्षम बना दिया, लेकिन यदि मैंने किसी सब्जी बेचने वाले की, किसी साइकिल ठीक करने वाले बच्चे को वहां तक पहुंचा दिया, तो मतलब मैंने अपने एक सक्षम होने का जो एक जिम्मेदारी है वो निभा दी। तो इस तरीके से हम एक अपना होमवर्क करेंगे आने वाले टाइम में कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम इस स्कीम का फायदा दिला सकते हैं। आज फिर से मैं एक स्क्रीन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और उस स्क्रीन से आप देखेंगे कि श्रेष्ठा वास्तव में कितनी गजब की स्कीम है। साथियों, जैसे यहाँ पे आप श्रेष्ठा करेंगे, श्रेष्ठा टाइप करेंगे आप, तो ज्यादातर क्योंकि मैं इसको लगातार सर्च करता रहता हूँ, देख लीजिए रिसेंटली भी, तो ये पहले ही यहाँ पे आ गई। और पूरी की पूरी जो वेबसाइट है हमको उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैंने बताया ना, कई बार ऐसा हुआ कि हम जिन साथियों की हेल्प लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी कभी वो साथी फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको खुद से वो रास्ते पता होने चाहिए। और क्योंकि साइबर कैफे वाले भी बहुत ज्यादा मक्कार होते हैं, कभी कभी उनको पता है कि ये स्कीम केवल एससी के बच्चों के लिए है, तो कभी कभी वो फार्म भरना जानते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि मैं नहीं भर पाऊंगा, या कहीं वो गलती से नहीं, सॉरी, जानबूझ के इस फॉर्म को गलत ना भर दें। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरीके से देखेंगे आप, क्लिक हेयर टू, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए।
यहीं पे होते हैं। अभी क्या है कि जैसे ही आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहीं पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। या फिर एक एक्सटर्नल और अलग से एक लिंक दे देते हैं, ये वहां से भी एक जो है हम अपने बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। अभी क्योंकि जो भी कोई एग्जाम होता है तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम देखते हैं कि कोई भी जो एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, वो पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालती है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमको यहाँ पे देखनी आनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमने ये देख रहे हैं कि किस किस तरीके से चीजें हैं। जहाँ तक मैं चीजें मतलब जानता हूँ वो मैं बता दूंगा आपको, ओनली मुझे याद नहीं है कि इसमें 2 कंडीशन, श्रेष्ठा के अंदर 2 कंडीशन इसमें मेन कंडीशन है कि एक तो बच्चा शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उसकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। इसमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मतलब मैं ऐसी कैंडिडेट हूं तो क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन कंबाइन है, बोथ कंडीशन जो है एप्लीकेबल है। जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल समझा जाता है। इसमें हमको फौर्जरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कई मामलों में, खास तौर पे यदि आपकी जो इनकम है वो अकाउंटेबल है, यानी कि आपकी अकाउंट में वो आपकी सैलरी आ रही है, तो आप इसको ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आधार से इंटरलिंक हैं। और कौन आदमी कब कहाँ आपके बारे में किसी से कुछ कह दे, शिकायत कर दे, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से एक ना केवल गलती होगी, ये एक क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस ये बन जाएगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए कि हमको जो है चीजों का फायदा लेते लेते कहीं इतना जो है लालची नहीं हो जाना है कि हम जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये स्कीम डिजाइन है उन्हीं लोगों तक ये स्कीम पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये 2 कंडीशन मैंने इसमें बताई और इसमें ज्यादा आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें आगे चलते हैं कि भाई इसका जो हम बात करें कि पेज नंबर इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रदीप जी की जो बात थी कि क्या क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो श्रेष्ठा वाले यानी कि एनटीए इसका जो एग्जाम है वो कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपको इसका क्वेश्चन पेपर देती है। तो आप 9th क्लास का और 11th क्लास का ये कंबाइन यहाँ पे पेपर होता है, आप इस पेपर को अपने घर लेके आ सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास पिछले पेपर हैं उन बच्चों से भी पेपर आप लोग ले सकते हैं। हम लोग ग्रुप में भी अपील कर देंगे कि भाई जिनके पास लास्ट ईयर के यानी कि 2022 में आई 22, 23, 24 यानी कि 3 साल के हमने पेपर इकट्ठा कर लिए, तो काफी हमको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से ये ऑफलाइन है। और इसका जो सिलेबस है आप देख लीजिए, इसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, सोशल साइंस के आपके 25 हैं और आपके जीके के 25 हैं। इनका फिक्स है, ये तभी से फिक्स है 2022 से, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कोई गलती करेगी तो बहुत बड़ा इशू बनेगा। ये सीधा का सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है वो है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर कोई एग्जाम करा रही है तो उसका एक बहुत अच्छा नेशनल स्टैंडर्ड वो सेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे देख लें तो ये करेक्ट जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है ये +4 है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। और इसमें जो है इनकरेक्ट जो आंसर है आप इसमें देखें कि नो मार्क्स, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज आपके सामने, जो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं।
तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि यदि इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमने कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो भी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे पॉजिटिव नंबर पे नहीं पड़ने वाला। तो कोशिश हमको यही करनी है कि हमारे 60, 70, 80 क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो 20 क्वेश्चन को इसलिए आप ना छुड़ाएं कि मुझे नहीं आते थे, क्योंकि ये आपके पास कोई समझदारी वाला जवाब नहीं है कि आपने ये कह दिया कि मुझको नहीं आते थे। समझदारी वाला जवाब ये तब आपका होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप समझदारी इसी में है कि क्या बोलते हैं कि मतलब एक कहावत होती है कि कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कई कहावतें हैं जो भाई जो हाथ लग जाए उसी को ले लो। तो आप 20 क्वेश्चन को भी टच कर देंगे तो 20 क्वेश्चन में से भी यदि 5 क्वेश्चन भी आपके लकली ठीक हो गए तो 5 क्वेश्चन का भी आपको 20 नंबर प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बच्चे पिछले साल से लगातार ये गलती करते आते हैं कि नहीं मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं छोड़ आया। और काफी बच्चे जो हमारी काउंसलिंग में आए हैं तो इस बात को समझ जाते हैं। तो देखा है मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि उस बच्चे का नंबर आ गया जो बस कराया, सबको कराया, और वो बच्चा पीछे छूट गया जिसमें 50-60 नंबर थे और उसने वो ठीक किए जितने उसको आते थे उसने ठीक किया और बाकी को छूट आया वो 50 क्वेश्चन को। तो उसमें फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली ये आपको कहीं और इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अलग तरीके का ट्रेंड होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ये आपका पेपर होगा, जैसे पहले बताया। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होगा क्लास 9th और 10th का। यदि आप 9th के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्लास 8th का सिलेबस आएगा, और आपने 11th के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्लास 10th का सिलेबस आने वाला है। तो इस तरीके से आप ये देख लें। और इसमें जो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, कि जब आप ये देखें कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट स्टडिंग इन क्लास 8th and 10th इन द करंट ईयर, करंट एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने कोई गाइडलाइन निकालनी है तो मतलब आपको एडमिशन लेना है तो इनकी गाइडलाइन को ही चैलेंज करना पड़ेगा। और यदि ये कोई एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उसका बेस भी ये अपनी गाइडलाइन को बनाएंगे। तो बहुत से साथी ऐसा सवाल हमसे पूछते हैं कि अरे भाई जो हमारा बच्चा है उसने 8th क्लास पास कर ली लेकिन इस बार उसका नंबर नहीं आया था, क्या मैं उसको ड्रॉप करा दूं? ड्रॉप कराना एक अलग मसला है। आप 8th क्लास को तो ड्रॉप करा सकते हैं, फिर से उसको 8th क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं, तो उस तरीके से वो करंट एकेडमिक ईयर भी मानी जा सकती है। बट ड्रॉप कराना तो करंट एकेडमिक ईयर में आ गया। लेकिन इस सिचुएशन को आप ऐसे समझें कि आपके बच्चे ने 8th क्लास पास कर ली और वो 9th क्लास में प्रमोट हो गया, और संयोग से ऐसा हो सकता है कि उसका 8th क्लास में 9th क्लास में जो श्रेष्ठा में एडमिशन नहीं हुआ। तो बहुत से साथी क्या करते हैं कि वो 9th क्लास को उनके बच्चे ने पास की है और फिर भी वो श्रेष्ठा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज को देखें तो उनका बच्चा मतलब 9th क्लास पास करने के बाद 10th में जाने वाला होता है, लेकिन वो उस बच्चे को फिर से 9th में भेजने के लिए ये रिस्क लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जब कोई डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी हो तो आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ऐसी गलती आप ना करें कि आपने बच्चे के फ्यूचर को जब देखते हैं तो आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं। जब लड़ाई होती है ना तो एक दिन के लिए चैलेंज होता है। एक दिन पे केवल स्टूडेंट क्वालिफाई होता है और एक दिन पे डिस्क्वालीफाई होता है जब एज का क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो हमको ना केवल एक दिन की चिंता करनी है, बल्कि जो ये सालों पे आप जो है बच्चों की सालों पे जो आप दाव लगाते हैं, इसको बहुत सोच समझ के आप लोग देखें। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर रहे हैं या की है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कभी भी जो है स्क्रूटनी होती रहती है डॉक्यूमेंट की। क्योंकि ये जो है फुली 100% सब्सिडी मतलब इसको मिलती है स्कूल को। ये सारा का सारा पैसा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकमेंड होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आता है। तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट की पहल पे ये स्कीम चल रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की निगरानी में है। तो हम इस तरीके से समझें इस बात को भी
तो इस तरीके से सारी चीजें मतलब लगभग जो मैं समझ पाया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपके साथ साझा की हैं। और एक चीज ये कि हमारे साथी बहुत लापरवाह होते हैं। लगभग मैं इस पे 2-3 महीने पहले ही इस पे लिख देता हूँ, जनवरी फरवरी में लिख देता हूँ कि भाई लगभग अप्रैल में जो श्रेष्ठा के जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो जो साथी उसमें इंटरेस्ट है तो वो अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वो बनवा लें। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि नहीं जब वो निकलेंगे तभी हम जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाएंगे, और तब ऐसा पता चलता है कि उनके सामने 100 समस्याएं होती हैं और उनके सर्टिफिकेट तैयार नहीं होते। तो हम काफी चीजें हम बैकअप भी रखते हैं, क्योंकि इसके काफी चीजें हैं जो टेक्निकली हमको पता होती हैं, तो हम कैसे भी करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो सीरियस नहीं होते, मतलब लापरवाही का आलम उनका ऐसा होता है कि उसके बाद भी वो सीरियस नहीं होते। अब वो सोचते हैं कि हाँ जब बच्चे का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा तब हम फिर जो है अपने डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। मैं आपको एक चीज जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके थोड़ा बहुत आपको मौका मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम तक, लेकिन जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने का, क्योंकि उस दिन तो ये मतलब टॉप गियर में चलते हैं। विद इन 3 डे ये काउंसलिंग करा देते हैं, और विद इन 3 डे मत ज्यादा 5 दिन मान लीजिए, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसको कंप्लीट कर देंगे, और आपका ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो 4 से 5 दिन में आप कहीं से बनवाना है। तो जिन लोगों को मैंने मैसेज देना है वो मैं दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी लापरवाही के लिए अब की बार खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो आपके जो समस्या मेरे सामने आई किसी भी तरीके से कि उनको बताने के बाद भी वो जो गिड़गिड़ाते हैं, तो जितना हम हेल्प कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन यदि इस बार उनकी लापरवाही के कारण उनके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुए और उनके डॉक्यूमेंट की वजह से उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, तो दर्द तो मुझको भी होगा लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इस बात की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी होगी, और आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने का सबसे जो बड़ा कारण होगा वो आप बनो। इसको मैं साफ साफ शब्दों में आपको बोल दे रहा हूँ। तो इस विषय पे श्रेष्ठता को लेकर कई चीजें होती हैं कि जैसे आपकी बेटी होगी, आपका बेटा होगा, जब वो बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाएगा तो बोर्डिंग स्कूल को लेके कई नेगेटिव चीजें हम लोगों को ऐसी लगती हैं कि मतलब बोर्डिंग स्कूल को हम पनिशमेंट स्कूल की तरह लेते हैं। अगर आप देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या लीडिंग क्लास है आप उसको देखेंगे, मतलब जितनी रूरल क्लास है, रूरल क्लास है आप उसको देखिए। आप इस देश को रूल करने वाले लोगों को देखिए, जो इस देश के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको देखिए, इस देश के अंदर जो बिजनेस क्लास है आप उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की सारी एजुकेशन, उनके बच्चों की सारी एजुकेशन वो ना केवल इस देश के बोर्डिंग स्कूलों से है, बल्कि वो इस देश की सीमाओं को लांघ कर भी एब्रॉड एजुकेशन वो लोग लेके आए। और आप अपने बच्चों को केवल अपनी गोदी में बिठा के रखना चाहते हैं, अपनी छाती से चिपका रखने चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप इससे बच्चों का विकास नहीं बल्कि बच्चों को आप एक तरीके से मानसिक रूप से जो डिसीजन लेने में उनको विकलांग बना रहे हैं। ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है एक दिन खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हमारे बाद हमारे बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके, उनको ट्रेंड करिए। और देश दुनिया के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं उनमें पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजिए। आप इस बात में एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि कब कौन सा मौका, कब आपका कौन सा निर्णय आपके बच्चों को इस देश के जो सबसे प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, विश्व की जो प्रसिद्ध संस्थाएं, उनमें पढ़ने का मौका दिला दें। तो आप इस तरीके से अपने आप को एक मतलब बड़ी सोच के साथ, जो बाबा साहब ने कहा कि बड़ा ख्वाब रखो, भाई बड़ा ख्वाब रखना तो फिर बड़ा ही ख्वाब रखो। अगर आप छोटा ख्वाब रखोगे तो आप लेबर बनोगे, और बड़ा ख्वाब बनोगे तो आप रूलर बनोगे। तो आप बड़ा ख्वाब रखो, और निश्चित तौर पर मैं तो बेटियों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि निश्चित तौर पर बेटियां बहुत सेंसिटिव होती हैं,
और मुझे अभी तक किसी भी अपने समाज की बेटी का ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला कि उस बच्ची ने वहां जाके कोई गलती की या गलत माहौल में या गलत दिशा में आगे बढ़ गई। मेरे सामने बहुत लड़कियां हैं जिनका मैं देख लेता हूं कि क्या उनमें से कोई साथी यहाँ पे हैं जिनसे मैं आपको कुछ बुलवा दूं। कोई है क्या इस मीटिंग में जिनके बच्चे श्रेष्ठा स्कीम के तहत हैं? मनीष है क्या? मनीष क्या पापा है क्या आप? अर्जुन जी? जी सर, जी सर। हाँ अर्जुन जी बताओ उसका जय भीम। मान्यवर, मैं वैसे भी बोलना चाह रहा था, अभी मैंने कहा आपका स्पीच चल रहा है तो हो जाने दो। तो मेरा कहना यही है, जो भी हमारे साथी भाई जो जिनके बच्चे हैं, तो आप किसी तरह से भी चिंता ना करें। अपने बच्चों को जहाँ कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है आप लोग करवाएं। और मेरा तो मैं अपना जो सपना हमारा था, इंडिया से लेकर कोलंबिया तक जहाँ भी कहीं अगर मिलेगा मैं अपने बच्चों को जरूर ले जाऊंगा। बाबा साहब का जो सपना था, जो बाबा साहब ने किया, हम उस पे आज भी फॉलो करते हैं। और हम अपने बच्चों के लिए इंडिया से लेकर कोलंबिया तक अगर मौका मिलता है तो हम अपने बच्चों को पीछे नहीं हटेंगे, उनको आगे ले जाने के लिए। तो मैं आप सभी गार्जियन जो भी हैं, बच्चे जिनके अब श्रेष्ठा में जा रहे हैं, मेरी बच्ची भी पढ़ रही है DPSC स्कूल में और इस साल 10th पास किया है, अब 11th में जाएगी। तो अच्छे नंबर से अभी रिजल्ट नहीं आया है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी पेरेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो आप इस साल भर रहे हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें अपने बच्चों के लिए। और जहाँ कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये झिझक अपना एडमिशन बच्चों के करवाएं और अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। और इसमें मैं अपने भाई प्रदीप बोध जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा छोटा बेटा जो है वो इन्हीं के SSC स्कूल में हुआ था और आज जो है उस हमारे बेटे ने जो IIT का जो पहला एग्जाम होता है वो क्लियर कर लिया है। 81% आया हुआ है उसको। और अभी जो एक पेपर और रह रहा है उसका, जो शायद 17-18 तारीख में होगा, एडवांस का, JEE एडवांस का, और वो भी क्लियर करेगा। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और खास तौर से प्रदीप जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। और मैंने अपने उनको भेजा भी था, धन्यवाद भेजा था जब हमारे बच्चे का आया हुआ था। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को ये चिंता मत करें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कितनी दूर जा रहा पढ़ने के लिए, इसकी चिंता मत करें। क्योंकि हम लोगों में यही होता है कि हम अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, कह रहे मेरा बच्चा छोटा है, वहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ और भी बच्चे होते हैं और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो अच्छा पढ़ते लिखते हैं। हमारा जो, मैं हरदोई जिले का हूँ, UP से हूँ, और मेरे जिले का ही एक लड़की हमारे साथ में DPS में यमुनानगर में आई और कई और गोरखपुर के आए बच्चे, सबसे दोस्ती हो गई लड़की की। अच्छा एडमिशन बढ़िया चल रहा है और पढ़ रही है लड़की हमारी, इस साल 11वीं में गई है, 12वीं करेगी। आगे आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है और अच्छे जागे जाए। और हमारी भी यही तमन्ना है, साले NDA में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि उसके पास वो NCC है। तो आप लोगों को मैं अपनी जो बता रहा हूँ स्टोरी, तो इसमें आप लोग समझे और अपने बच्चों को बेझिझक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाएं। और प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए, मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बच्चा निश्चित तौर पर हम सभी का बच्चा है और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। और कोई साथी है क्या? जानवी है क्या? अगर जानवी, अर्चना, अर्जुन जी माइक अपना म्यूट कर लीजिए। एक इधर से हैं, वेलकम से अर्चना जी हैं और वो एक तरीके से सिंगल मदर हैं। सिंगल मदर का आप मीनिंग जानते होंगे, तो आप सॉरी सिंगल पेरेंट हैं
तो आप समझते होंगे कि सिंगल पेरेंट के लिए क्या चैलेंज होते हैं अपने बच्चों को पालने के, और ख़ास तौर में जब फाइनेंशियल कंडीशन में ठीक ना हो। अभी वो मीटिंग में थी लेकिन शायद वो नहीं है। बबीता, एक बार बबीता, हाँ जी, एक बार अर्चना जी को बुलाना, उनका एक्सपीरियंस इन लोगों के लिए जरूरी है। जो कॉल करो। अर्चना जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोग जब EWS के कैंप लगाया करते थे तो हम लोग वेलकम गए। तो वेलकम में जब वो मिली थी तो वो जो एक बेबस, लाचार, असहाय व्यक्ति जो होता है वो उस मोड में बात कर रही थी। और संयोग से ये श्रेष्ठ स्कीम में कभी 2022 में हमारे सामने थी। तो अर्चना जी को इस स्कीम का क्या फायदा मिला और किस तरीके से हम लोगों ने उनको फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, इवन एडमिशन तक उनके बच्चों की जो मतलब हेल्प करने का हमको मौका मिला। हम तो ये कहते हैं कि हमको मौका मिला उनकी हेल्प करने का। और आज वो लेडीज जो कभी बेबस, लाचार, असहाय थी, आज उनका केवल 3 से 4 साल में जो उनका जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो बढ़ता ही है कि जिस लेडीज को लोग ये देख रहे हों कि भाई सारी गलती तेरी ही है और सारा दोष तेरा है, जब वो कुछ करके दिखा देती है तो और परिणाम जो है लोगों के लिए सबसे बड़े जवाब होते हैं। तो यदि अर्चना जी आएंगी तो हम उनसे ये अर्चना जी हैं क्या? आ गई हैं। अर्चना जी, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। और जो आपसे पहली मुलाकात से लेके अब तक का जो सफर हुआ, थोड़ा एक बार बताइए कि किस तरीके से आपने ये अपने आप को एक कमजोर सिचुएशन से निकालते हुए इस तरीके से चीजों को अचीव करते हुए आज आपके जो ख्वाब हैं वो क्या हो सकते हैं। थोड़ा एक 1-2 मिनट में चीजों को आप बताएंगे, क्योंकि आप जैसी और भी यहाँ पे महिलाएं हो सकती हैं और भी जिनको शायद आपका एग्जाम्पल कुछ प्रेरणा दे सके। सर, मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं। इसका सारा श्रेय मैं सर आपको दूंगी और मैम को, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं पाता। नहीं, और बच्चे आप भी बच्चों का बताओ और आप अपनी ग्रोथ के बारे में बताओ कि क्या सोचते हो। सर, बच्चे जहाँ पर भी है ना बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बेटी का फोन आया था तो मैं मीटिंग में से बीच में चली गई थी। दोनों बच्चों से बात होती रहती है। दोनों बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है और वहाँ सब चीज की सुविधा है उन्हें हॉस्टल में, और कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है बच्चों को। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जाएंगे और इतना सब होगा, पर सर आपकी हेल्प के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। और आपका जो भी मैं जितना कहूँ वो शब्द व्यक्त नहीं कर सकती मैं। अरे ठीक है, हमारे लिए तो ये छोटी चीज है, लेकिन हम वही कहते हैं कि देखो हमारे लिए छोटी चीज है। सर, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का ना लोगों में दिल होना चाहिए, पर जो दिल लोगों में नहीं है, मेरी नजर में तो आप ही वो इंसान है। क्योंकि मेरे परिवार में भी काफी ऊंची पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर उन्होंने कभी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, ना कभी किसी ने मुझे सहारा दिया। तो सर मेरे लिए तो आप ही वो इंसान हैं जिन्होंने राह दिखाई और जो भी करा। देखिए, इसको हम ऐसे लेते हैं, इसमें मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी ने हमारी मदद की या नहीं की, ये वो उसका खुद का वो व्यक्तित्व था। लेकिन हमने अगर ऐसे लोगों को जवाब देना है तो हमने उनसे भी ताकतवर बनना है। मेरा तो सीधा सिस्टम है कि यदि हमने किसी से बदला लेने की भावना रखनी है, ईर्ष्या की भावना रखनी है, वो कभी नहीं रखनी। हमने यदि किसी को जवाब देना है तो आप उससे 4 कदम आगे निकलो। वो अगर क्लर्क है तो आप कम से कम जेई बनो, वो जेई है तो कम से कम आप जो है
बी ग्रेड में जाओ, वो बी ग्रेड में है आप ए ग्रेड में जाओ, वो ए ग्रेड में आप IAS बनो, IPS बनाओ। तो इस तरीके से हम एक बच्चों के अपने अंदर एक समय डेवलप कर रहे हैं कि आप अपने परिवार की सिचुएशन चेंज कर देंगे। हाँ और सर, बस दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। सर बस अब यही चाहते कि बच्चे कुछ बन जाए, और अब मैं अपने भाई और भाभी को भी ये सब चीजें बताती हूँ। हाँ देखो देखो आज आप कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है सबके लिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी और मैं, हम दोनों ही ये मीटिंग ले रहे थे। अच्छा। तो भाभी कह रही थी कि सर से मैं भी मिलूंगी। मैं कहा ठीक है, हम चलेंगे सर के पास। कोई बात नहीं, ठीक है। तो साथियों, अभी ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये शायद कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण थे। इवन अभी एक शोभाराम जी थे जो SOSE वाली मीटिंग में थे, क्योंकि उनका बेटा इस बार SOSE में आने वाला है। क्योंकि उनकी बेटी श्रेष्ठा से जा चुकी है तो श्रेष्ठा वाले सेशन में नहीं रहे, क्योंकि उसका लाभ वो ले चुके हैं। तो एक तरीके से हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो लाभ हो गया अब हम नहीं रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति हमको बड़ी पुरानी है। हाँ रीना जी, कुछ कहना है क्या? आपको ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन हमने अपने व्यवहार को जो बनाना है, ऐसा बनाना है कि हमने जो मदद लेनी थी वो ले ली, लेकिन हमको मदद करने वाला बनना है। चालाक नहीं बनना, समझदार बनना है, जिम्मेदार बनना है। तो साथियों, श्रेष्ठता को लेके और किसी साथी के मन में कोई भी कम से कम नेगेटिव थॉट ये तो ना हो कि भाई मैं श्रेष्ठता को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बात करें, आप डिस्कस करें। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 13-14 साल का बच्चा कितना समझदार होता है, और निश्चित तौर पर हमारे जो बच्चे हैं हमसे ज्यादा समझदार उनकी जनरेशन है, वो समझदार है। आप उन पर विश्वास करके देखिए, मौका दे के देखिए, आप उनको बस बांध के मत रखिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितना आगे निकल गए। तो क्या और कोई सवाल है किसी साथी का? तो बात करते हैं, वरना फिर लगता है कि जय भीम सर, बबलू कुमार बोल रहा था। हाँ, क्या जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपका कैसा पढ़ रहा है आपका बच्चा? मैं तो भूल ही गया। सर बहुत ही बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे DPS पानीपत में है वो। अरे वाह वाह वाह, DPS पानीपत में पढ़ रहा है, ठीक है। जी सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है उसका। ठीक है, फिलहाल आपका मिलने भी आया था। क्या करते हो आप? सर जॉब है मेरा, ऑफिशियल ड्राइवरिंग का जॉब है। हाँ जी सर। एक ड्राइवर का बच्चा DPS जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हो तो ये हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही सर, जो हमने सोचा भी नहीं था सर, उससे भी बहुत ही ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद साथ में रहा। और आपसे मिलने भी गए, मैं बहुत बीच में परेशान भी था पीछे, जब वो एक ब्रह्म शक्ति करके स्कूल में मैंने वो कर दिया था तो उसमें आ गया था। जो मैंने उसको देखने जब स्कूल को गया वहाँ सर, तो ऐसे लगा कि जेल जैसा था। हाँ, तो मुझे अच्छा बाद में हमने फिर जी सर, फिर आपसे आए तो मैंने कहा सर इसमें तो नहीं, मुझे दूसरे में लेना। तो आपने फिर बताया कि इसमें, तो DPS में आ गया था सर, तो वहाँ पे फिर हमने कराया जाके। बीच में आपसे हरदम सर जुड़े ही रहते हैं और सारी चीजें देखते भी रहते हैं। बस सर एक शिकायत है, हम भाइयों की जो साथ में तो चलते हैं, मगर देखिए अभी फिलहाल 13-14 लोग ही इसमें ज्वाइन है। इतने दिन से मीटिंग के लिए हो रहा था कि 27 तारीख को सर कब करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, मगर कोई जिनके बच्चे इसमें पढ़ भी रहे हैं वो भी नहीं इसमें आगे कि थोड़ा सा हम आगे औरों को भी बताएं ताकि वो भी आगे सही से हो सके। कोई भी नहीं है इसमें, इससे थोड़ा सा अपने समाज के लिए ना अच्छा नहीं हो जाता है। बबलू जी कोई बात नहीं, ये ऐसी प्रवृत्ति हमारे समाज की है, और यदि हमारा समाज पिछड़ा समाज है तो उसका एक कारण ये है। खैर कोई बात नहीं, चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी, चीजें बदलेंगी। जैसे हम निकले, आप भी निकले, अर्जुन प्रसाद जी हैं वो निकले, हमारे साथ खड़े रहते हैं। अर्चना जी हैं, जब भी हम बोलते हैं वो कंप्लेंट करने के लिए, आवाज उठाने के लिए आ जाती हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमने 50 लोगों का काम किया इस साल, उनमें से एक आदमी हमको बोलने वाला मिल जाए, हमारी यही बड़ी जीत है। मतलब ये समझ लीजिए कि 100 लोग हमसे काम करा के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, नेगेटिव हम नहीं सोचते। लेकिन जब अर्जुन जी का मैसेज मिलता है कि भाई उनका बेटा जो IIT की तरफ आगे बढ़ गया, आपका बेटा DPS की तरफ आगे बढ़ गया,
और जब अर्चना जी का हमको मैसेज मिलता है तो हम फिर से समझ जाते हैं कि नहीं काम सही दिशा में जा रहा है, काम सही दिशा में जा रहा है और यही हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है जी। तो 100 लोग हमको मतलब काम करा के निकल जाए वो हम पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन एक आदमी भी उस चीज को पॉजिटिव ले लेता है तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और रुकेंगे। मान्यवर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बबलू भाई से। जी सर। सर ऐसा है, देखो मैं भी साइकिल की पंचर की दुकान है हमारी, मैं अर्जुन प्रसाद बोल रहा हूँ और मेरा एक बेटा जो है भाई साहब के आशीर्वाद से पहले SSC स्कूल में हुआ था दिल्ली में और उसने 9th में एडमिशन हुआ था और 9th 10th 11th 12th पास करके और अब IIT में उसको एडमिशन हो जाएगा क्योंकि उसका जो क्लियर हो चुका है 81% आया हुआ है। तो ये सब भाई साहब के गाइडेंस से हुआ, प्रदीप जी के और इनके मार्गदर्शन से हुआ और मेरी औकात नहीं थी जो मैं पंचर लगाता हूँ साइकिल में 200-400 रुपए में जो रोज का कमाने वाला। तो आप लोग पैसे की तो दिक्कत ही मत माने, केवल एक सही दिशा में सही गाइडेंस अगर मिलता है। मैं भी साइंस बायोलॉजी से इंटर पास हूँ, लेकिन बस कमी क्या रह गई, जिस समय मैंने इंटर पास किया था मेरे समय के शायद बहुत सारे लोग नौकरी पे लग गए, सरकारी नौकरी में। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और मुझे गाइडेंस देने वाला नहीं था, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला है, गाइड बहुत जरूरी होता है, गाइड के बिना आप रास्ता भटक जाएंगे। तो जो ये प्रदीप जी कर रहे हैं, ये गाइड का काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग इन पे विश्वास करके इनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहे और अपने बच्चों का मार्ग जो है ना अच्छा प्रशस्त करते रहे और अच्छी एजुकेशन, अच्छा रास्ता, अच्छा उनका भविष्य, उज्जवल भविष्य बनेगा अगर आप लोग इनकी बात मानेंगे। तो मेरी बेटा तो मेरा जो SSC करके जो आप चला जाएगा IIT में जाएगा और एक इनके आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी भी है, वो DPS में यमुनानगर में पढ़ रही है, 9th में एडमिशन हुआ था, 9th 10th पास करके अब 11th में गई है और NCC ले रखा उसने। और आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हो सकता है उसका डिफेंस में कहीं न कहीं उसका हो जाए, क्योंकि मैं NDA की तैयारी ही उसकी सोच के चल रहा हूँ कि NDA में उसको ले जाऊंगा। और अगर अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा और उसका, हालांकि बच्ची हमारी ठीक है, अच्छी मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, तो आप लोग ये मत सोचे कि पैसा नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें पता नहीं होता है। अगर हमें रास्ता पता हो ना तो पैसे की दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे बबलू भाई, आप नहीं, आप जैसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे मिशन से और भाई साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे की चिंता ना करें, केवल आप इनके बात को कहे को आप ध्यान में रखें और कहने के हिसाब से चलते रहे, तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा और आप लोगों का नाम होगा समाज में अच्छा, क्योंकि हमारे जब बच्चे आगे नाम करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करके इनकी बात को ध्यान रखें और समय समय पर जो भी गाइडेंस मिलता है उसका ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि पैसे की चिंता ही मत करें कि मेरी कमाई क्या है क्या कमाई नहीं है, उसकी चिंता मत करें। कुछ भी नहीं सर, यही तो साहस हम लोगों के अंदर है, जो कि ड्राइवर और वैसे क्या हम, आप तो इतने पढ़े भी हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ मैं सर आपको बताया तो मेरी मौजूदा हालत बता दी मैंने आपको, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हरदोई जिला यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी कमाई 300-400 यही कमाई है डेली की, और कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा BCA कर चुका है, छोटा बेटा जो आपको बताई थी IIT में शायद इसका सिलेक्शन पक्का हो चुका है, और बेटी BSc वो से डायलिसिस कोर्स कर रही है, डायलिसिस से हो जाएगा उसका। छोटी बेटी DPS में पढ़ रही है। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमने कोई कोठी बंगला नहीं बनाया, 17 गज के मकान में रह रहा हूँ, लेकिन केवल बच्चों के लिए अपना जो है मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है। और भाई साहब के मार्गदर्शन में और प्रदीप जी के साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूँ, मिशन से जुड़ा रहता हूँ और बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के मिशन से जुड़ा रहता हूँ, और हमेशा जो इन लोग करते हैं उनको फॉलो करता हूँ बस। बिल्कुल सर, एकदम सही हुई। अभी सर इस साल बिटिया का भी मैं एडमिशन के लिए फॉर्म तो भरा हूँ। सर मैंने पीछे भी आपसे व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज छोड़ के पूछा था
क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इधर जो अपना वो हो रहा था ना, तो वहाँ से बंद कर दिए थे एकदम। मैंने तो फरवरी मार्च में ही मैंने ऑनलाइन कर दिया था, पेपर भी जमा हो गया था वहाँ पे, मगर वो बीच में 3-4 बार गया तो वही बोले कि अभी नहीं बन रहा, बंद हो गया है। तो लास्ट एकदम हो गया था, तो मैंने मैसेज आपको किया कि अगर उसके मतलब मैं कर दूँ। अगर कोई कभी ऐसी कोई दिक्कत थी तो हमें पहले बताते, तो वहाँ हमारे वकील साहब हैं जानने वाले, अपने बिरादरी के हैं, तो मैं काम को जल्दी करवा देता। अगर वो चीज को पहले बताना चाहिए था आपको। अपने नन नगरी में अपने बिरादरी। सर जब तक लड़ाई अपने आप लड़ के थोड़ा सा हो जाए तब तक तो ठीक है, जहाँ लगे कि बस अब हो गया, जब तक कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप डिस्कस करोगे तभी तो हम सोल्यूशन निकालेंगे उसका। ठीक है सर, फॉर्म भर गया ना? फॉर्म तो भर गया ना? जी सर, फॉर्म भर दिया हूँ सब कुछ, और गया था वो भी बन ही गया लगभग। तहसील में गया था तो उन्होंने बोला 2-3 दिन में निकाल लेना आप, तो अभी तक तो नहीं। अभी आगे थोड़ी बात करनी है मुझे, 2-3 मिनट की और बात करनी है, बस आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक सर, जय भीम। देखिए साथियों, जो एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप सब लोग समझ लीजिए, जो खासतौर पे श्रेष्ठा में जाने वाले हैं। कभी कभी क्या है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कितने अच्छे आए वो तो अपने आप में एक महत्व रखता ही है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जो लोग काउंसलिंग करना नहीं जानते और काउंसलिंग की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैंने ऐसे समझदार और पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जिनके बच्चे जो बहुत अच्छे स्कूल में जा सकते थे, लेकिन काउंसलिंग जो करने का उनका जो एक्सपीरियंस नहीं है, काउंसलिंग करने की जो जानकारी उनको नहीं है, तो वो बहुत ही घटिया स्कूल ले बैठे। और इसका कारण ये होता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार होता है, और यदि उसको उसके हिसाब से ही माहौल नहीं मिलेगा फर्दर, तो वो अपग्रेड करने के बजाय डिग्रेड कर जाएगा। ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी हमको दिखाई देती हैं। तो ये बात हम समझ लें कि जैसे ही 1 जून को हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हो जाएगा, तो लगभग ये 20 से 25 दिन में जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं 20 से 25 दिन में, यानी कि हम मान लें कि 25 जून तक ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे, और लगभग 1 या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को लेके भी हम एक स्पेशल जो ठीक है एक काउंसलिंग रखेंगे, अपनी ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे। जब तक इधर से वो मीटिंग फाइनल ना हो जाए, आप किसी से काउंसलिंग मत कराना। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि आपको जाना था डीपीएस और आप पहुंच गए नोएडा वाले पंचशील में, आपको जाना था उधर डीपीएस यमुनानगर, आप पहुंच गए कहीं और, आप उधर पहुंच गए, मतलब डीपीएस पानीपत जाना था आपको और आप पहुंच गए उधर हरियाणा वाले में, जैसे बबलू जी के साथ हुआ। तो काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग किस तरीके से काम करती है, वो फिर आपके नंबर से अगला जो स्टेज होता है वो वाला काम है। यानी कि आपने नंबर ले आए, नंबर लेने के बाद जो काउंसलिंग को जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि 22 साल 2022 से लेके अभी 25 हो गया, 4 बार का इसमें एक्सपीरियंस है हमारा, तो हमको लगभग स्कूलों के नाम भी ध्यान है कि किस स्टेट में कौन सा स्कूल है और कौन सा स्कूल का जो फीडबैक है वो क्या है, वो आप लोगों से ही हमको पता चल जाता है। कि हम डीपीएस पानीपत की बात करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है, डीपीएस यमुनानगर की बात करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है, महामाया की बात करेंगे, कोटा की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, देहरादून की बात करेंगे, बहुत सारे स्कूल हैं जब हम बात करेंगे, तो कहाँ कहाँ क्या क्या नेगेटिव हैं, क्या कहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी बात तो खत्म हो गई है। यदि और कोई साथी अपनी कोई सवाल को लेके कोई बात कहना चाहता है या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मंच ओपन है और इसको 5 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। कोई और किसी की कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं। सर मुझे ना ये जो मीटिंग है इसका मेरे को रिकॉर्ड कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं अभी हल्द्वानी हूँ, मैं बेटा दिल्ली में, मुझे कल जाना है दिल्ली, तो अगर पॉसिबल हो सके तो इस मीटिंग का रिकॉर्ड मुझे कर दीजिएगा। दूसरा ना, मैंने अभी 10 दिन पहले ये
जो PMC करके वो ऑनलाइन बुक के लिए ऑर्डर किया था, अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कब तक आएगी। 2-3 जगह से उससे किया, फ्लिपकार्ट से भी किया, मीशो से भी किया, वो आया नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। अभी तो पढ़ाई चल ही रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोला है, और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं भी काफ़ी जगह इन्वॉल्व रहता हूँ, तो कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। कुछ तो करेंगे, क्योंकि हाँ मैं इसको प्रोफेशनल वे में नहीं लेता हूँ ना, तो मैं थोड़ा अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं कर पा रहा हूँ। घर पे नहीं, मैं यहाँ आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो इसलिए कह रहा था। अगर हो गई होगी रिकॉर्डिंग तो जरूर आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो वो मेरा टेक्निकल मतलब आप मैंने बता दिया आपको। जो ऑनलाइन बुक आती है वो है कि नहीं थी, क्योंकि 10 दिन हो गए, वैसे 2-3 दिन में तो आ जानी चाहिए था, ऐसा कुछ जो आदि श्रेष्ठा की वो कुछ है क्या किसी के पास, तो शेयर कर देंगे कुछ किसी के पास डाउनलोड वगैरह। लिंक शेयर कर देंगे, ऐप डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, 2-3 लिंक शेयर टाइप हैं। हाँ सर, वो करवा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ तो रहा है, लेकिन उसको जो ऑनलाइन बुक है ना वो आई नहीं, काफी 10 दिन हो गए। अगर वो ज्यादा उस बुक के ही पीछे मत पढ़ो, उस बुक पे ही डिपेंडेंट मत रहो। मैंने कहा ना NCERT का आपका क्लास 8 का मैथ क्लियर है, साइंस क्लियर है, सफिशिएंट है। आप वो बुक केवल एडिशनल लेके चलो। अभी जो हमारा जो बच्चा था नितिन, जो अर्जुन प्रसाद जी का था, उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। उस बच्चे ने अपना जो 8th क्लास की जो बुक थी उसी से तैयारी करी, और उसके बाद में तो चीजें बदली हैं। मतलब YouTube चैनल से भी कुछ चीजें उसने बताई कि ऐसे ऐसी चीजें शुरू हुई हैं। तो वो नितिन हमको भेजेगा एक लिंक YouTube चैनल का, उसको भी आप देख लेना। एक YouTube वाला भी इसको तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसा आपके पास हो ना थोड़ा, तो वो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि श्रेष्ठा और SOSC में दोनों जी अगर नंबर आता है तो क्या हमको लेना है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। लेकिन जैसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैंने अपने बच्चे को SOSC में अप्लाई किया हुआ, तो मैं SOSC में जा सकता हूँ, मैं श्रेष्ठा नहीं जाऊँगा, तो उनके लिए ये सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि ये विजय भाई बात कर रहे हैं, तो इनका बच्चा अगर श्रेष्ठा में भी क्वालिफाइड कर जाता है और SOSC में, तो इनको क्या लेना चाहिए, तो वो भी हम तभी बताएंगे। क्योंकि एक ही तरीके का ट्रीटमेंट जो है हर पेशेंट पे नहीं एप्लीकेबल होता, तो वो कभी कभी बच्चे को देख के भी हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, इस बच्चे को आप बाहर भेज दो, इस बच्चे को दिल्ली में रखो। तो वो भी हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो साथियों और कोई किसी का सवाल हो तो आप ग्रुप में भी अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर लगभग आप सभी लोगों के पास है, ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूँ। व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ देते हैं तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। और ख़ास तौर पे ये सीरियस क्वेश्चन आपका होता है या बहुत इमीडिएट ऐसा होता है कि उसको रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। जब लगता है कि कुछ उल्टा सीधा यूँ चल रहा है बस, तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता बहुत से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इससे आने वाले 1-2 दिन में इसको तो जवाब देना ही देना है, तो दे देता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जवाब नहीं देता। ठीक है साथियों, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भीम, जय भीम सर, जय भीम।